डीडी हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वस्थ जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए जो विषय लाए हैं वह है औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से स्वास्थ्य एवं सेहत सुधार, और इसके लिए हम कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनिल ठाकुर का। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। सभी डीडी दूरदर्शन हिमाचल के दर्शकों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। डॉक्टर साहब का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं। डॉक्टर साहब एमएससी ऑनर्स हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। इनका 24 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल के विभिन्न कॉलेजेस में, और इनकी लगभग 15 पुस्तकें और लगभग 10 रिसर्च पेपर्स बॉटनी के विषय में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें इनका मुख्य जो रिसर्च या अनुसंधान का विषय है वो है हिमाचल क्षेत्र के औषधीय वनस्पतियाँ। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हुए आपसे आग्रह करूंगी कि आप सबसे पहले जो विश्व भर की और हिमाचल की और हिंदुस्तान की कुछ महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियां हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। पूरे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख साल से ज़्यादा पुरानी है जी। और जो मॉडर्न साइंस है जिसके ऊपर आज हम डिपेंडेंट हैं वो लगभग 150 साल पुरानी है। इससे पहले हमेशा ही जो मनुष्य की जाति है वो पेड़ पौधों के ऊपर और खनिजों के ऊपर डिपेंड करती थी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जी। तो जो प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनका जो है हमेशा ही ह्यूमन बीइंग के, मनुष्य के जीवन में रोल रहा है जी। अगर हम पूरे संसार की बात करते हैं तो 50,000 के आसपास जो जड़ी बूटियां हैं या पेड़ पौधे हैं उनमें औषधीय गुण पाए गए हैं जी। और इसका जो नंबर इंडिया में है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास का है जी। और हिमाचल में लगभग 600 के आसपास जो औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे जो है आज की डेट में इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो रिलेटिवली न्यू है, लेकिन जो पौराणिक मानव जो था, सभ्यता थी, वो वनस्पतियों के साथ अभिन्नता से अपना संबंध जो है वो समझती थी। आप चाहे हमारे रिलीजियस सिंबल्स देखिए, हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जैसे बिल पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, अपने देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं, पाजा जैसे पौधे हम अपने सेरेमनीज़ में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसी वनस्पतियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसको दर्शाता है कि मनुष्य कितना अवेयर था इस गहन संबंध से फ्लोरा एंड फौना का अपने जीवन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जो रिलीजियस प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ही औषधीय हैं, उनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं और उनके औषधीय गुणों की वजह से ही बेसिकली हम उनकी पूजा करते थे। ये बात अलग है कि आज के टाइम में हमें ये नहीं पता होता कि हम क्यों इसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि लोग होते थे उनको ये भी पता था कि इसका ये गुण है, इसका ये यूज़ है। तो इसलिए उनके गुणों की वजह से ही उनको पूजा करने के लिए जो है लोगों को कहा जाता था, और लोग उनको क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया कि इसकी पूजा करनी है, इसलिए फिर हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, हम उनको कंजर्व करते थे, हम उनको अपने घर के आसपास हमेशा लगा के रखते थे। बिल्कुल। जो प्राचीन मनीषी थे, साइंटिस्ट्स थे, जैसे वो लोग उस टाइम तो ऐसी टेक्निक्स भी शायद नहीं इवॉल्व हुई थी जैसे आज हम डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस को समझते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समझ और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इन विषयों पर वो इतनी गहन थी कि वो लोगों को बता सकते थे इनकी इम्पोर्टेंस, और जनमानस में वो लोग चाहे दंत हों या कथाएं हों या प्रैक्टिसेस हों, उनमें पूरी तरह से वो रच बस जाती थी। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि औषधीय पौधे जो होते हैं उनका जो प्रभाव होता है मनुष्य के शरीर पे, चाहे हम उनको दवाई के रूप में इस्तेमाल करें या किसी भी तरह में हम उनको समझें कि हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये जो उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं मुख्य, जिनकी वजह से उनकी जो औषधीय प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज तो हम साइंस की वजह से समझते हैं कि इनकी ऐसी ऐसी केमिकल्स की वजह से ये प्रभाव होते हैं, तो कुछ जो इनकी रासायनिक संरचनाएं होती हैं, इनके बारे में आप लेमैन की तरह दर्शक ताकि समझ सकें, इसको थोड़ा बताइए। बेसिकली
जो पेड़ पौधे हैं हमारे नेचर की, प्रकृति की बहुत बड़ी फार्मेसीज हैं जी। पेड़ पौधों में लगभग 1 लाख के आसपास डिफरेंट टाइप्स के केमिकल जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से 2 टाइप ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जब जहाँ तक बात आती है औषधीय पौधों की, औषधीय पौधों में जो औषधीय गुण है बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट की वजह से नहीं होते हैं। तो जो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं बेसिकली कहा तो ये भी जाता था कि इनका प्लांट की लाइफ में कोई रोल नहीं है, दे आर बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स। लेकिन अब ये पता चला है हमें कि ये बेसिकली दे प्ले देयर रोल इन रेगुलेटिंग जीन्स इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल। और इन्हीं जो ये मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इन्हीं की वजह से सारे प्लांट्स के औषधीय गुण होते हैं। इनमें ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जो ब्रॉड कैटेगरी हैं उसमें हम सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो टर्पेनॉइड्स का होता है। उसके बाद अल्कलॉइड्स का ग्रुप है। टर्पेनॉइड कोई 30,000 किस्म के पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और ये जो अल्कलॉइड है ये कोई 21,000 के आसपास हैं। और बहुत सारे जो अल्कलॉइड्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, और बहुत सारे टर्पेनॉइड्स की भी मेडिसिनल वैल्यू है। डिफरेंट टर्पेनॉइड्स की, डिफरेंट अल्कलॉइड्स की, डिफरेंट पॉलीफिनोल्स की, डिफरेंट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स की, और भी बहुत सारे ग्रुप इसमें प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनके डिफरेंट फिर कैटेगरी अगर हम करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 70-80 हज़ार के आसपास डिफरेंट टाइप के केमिकल जो है प्लांट्स में मिलते हैं जी। और इन्हीं केमिकल्स की वजह से उनके औषधीय गुण होते हैं जी। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स का इफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं एक आम आदमी के लिए इसको सरल बनाने के लिए आपसे पूछूं कि अगर जैसे तुलसी का पौधा है तो उसमें कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से उसकी सुगंध होती है? सुगंध जो है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सुगंध का जो मेन केमिकल है वो तो टर्पेनॉइड्स हैं, लेकिन दूसरे जो और केमिकल हैं उसकी वजह से भी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कार्बैक्रोल इसमें होता है, यूजिनोल होता है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके, जिसकी वजह से उसकी खुशबू आती है और वो तेल होते हैं। और वो असेंशियल ऑयल्स हैं तो उड़ते हैं, तो जो उसका एयर है, उसका एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ भी फैल जाते हैं और उसका हमारे ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही है। जो माइक्रोब्स हैं हमारे उस घरों के आसपास और पेड़ पौधों के आसपास जो माइक्रोब होते हैं उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, यानी जो बीमारी पैदा कर सकते हैं हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। बेसिकली ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ये माइक्रोब्स की जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी वॉल के ऊपर जाके अटैच कर जाते हैं, जिससे क्या होता है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि हर प्लांट में जो ये केमिकल्स होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं जो उसकी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको एट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोविड से हम सब त्रस्त हैं, कोविड का महामारी का समय चल रहा है और इसमें लोग पीपल आर डेस्परेट ऑल्सो कि कोई ना कोई ऐसा उपाय मिले जिससे वो कोविड को फाइट कर सकें, मैनेज कर सकें। और इसमें ख़ास तौर से लोग जो सीख कर रहे हैं, वेदर इट्स इन फार्मेसीज़ और केमिस्ट्स या ऑनलाइन, ये हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ऐसे कौन से औषधीय पौधे हैं जिनसे आप हमारे दर्शकों को अवगत करा सकते हैं, जो वो इजीली प्राप्त भी कर सकते हैं और जो कोविड में उनके काम आ सकते हैं? हाँ, कोविड टाइम में हम लोग बहुत हद तक शुरू में, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आई थी, तो ऐसे इम्यून बूस्टिंग प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे जी। और आयुष मिनिस्ट्री ने एक आयुष क्वाथ या काढ़ा प्रमोट किया था और उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन उसके जो कंपोनेंट हैं वो काली मिर्च है जी, दालचीनी है, सौंठ है और तुलसी है और साथ में उसमें गिलोय भी डालते हैं। तो 5 मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनके, जो आयुष क्वाथ था, आयुष काढ़ा था। इसके अलावा ये जो 5 मेन प्लांट हमने डिस्कस किए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें ये इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी पाई गई है। और ये देखा गया, साइंस ने ये प्रूव कर दिया हुआ है कि बेसिकली इनमें जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमारे जीन्स को रेगुलेट करते हैं, वो हमारी जो वाइट ब्लड सेल की टाइटर है उसको रेगुलेट करते हैं। वाइट ब्लड में जो मैक्रोफेजेस है उसकी टाइटर इंक्रीज हो सकती है, और ताकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाए और वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके या फिर किसी और पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर सके। तो आंवला भी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लांट है। अश्वगंधा को बहुत प्रमोट किया है और इंडिया में कोविड टाइम में अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ वो अश्वगंधा का और साथ में दारू हल्दी का हुआ है जी। अश्वगंधा की तो इम्पोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में अब पता लग गई है, अदरवाइज़ पहले इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था जी। तो काली मिर्च जो है बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो कि इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली एक्टिवेट करता है जी। साथ में अदरक हो गया, ग्रीन टी हो गई,
तुलसी हो गई, हल्दी हो गई, कचूर हो गई, ये बहुत ही अच्छे औषधीय पौधे हैं जिनको हम एज इम्यून बूस्टिंग एजेंट जो है या हर्बल इसको यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड भी होता है, इनमें कौन से ऐसे प्लांट्स हैं औषधीय गुणों वाले जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? कफ एंड कोल्ड में अदरक भी तो है ही अच्छा, इसके अलावा कचूर, हल्दी, अदरक, ये कफ एंड कोल्ड में काम आते हैं। लेकिन इनसे भी एक बहुत अच्छा एक और प्लांट है जो कि थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे होता है, मिड एल्टीट्यूड पे होता है, थोड़े गर्म इलाकों में होता है। उसका नाम है वासा या वसाका या अडूसा भी बोलते हैं उसको जी। और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी वायरल भी है, और कफ अगर हमारे लंग्स में कफ जमा होता है उसको रिमूव कर देता है, लंग्स को टोटली ओपन कर देता है, तो उसको भी यूज़ करना चाहिए। मुलट्ठी को बहुत यूज़ किया जाता है कफ के केस में या कोल्ड के केस में, लेकिन वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी वायरल प्लांट भी है। तो इन पौधों को हम नॉर्मली जो है ये कॉमनली मिल जाते हैं या फिर हम खुद नेचर से इनको कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सी औषधीय पौधे जड़ी बूटियां हैं जो हम कॉमन सिंपल डिजीज़ के लिए या सिम्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उनकी पर्याप्त जानकारी हो। हमें उनके बारे में सही जानकारी सही सोर्सेज से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन से फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और जैसा कि आपने अभी पूछा, पीछे एक केस आया था, उसमें गिलोय की बात चल रही थी कि गिलोय से लिवर डैमेज हो रहा है जी। और वो जो बाद में पता चला वो ये लगा कि ये असली गिलोय तो इन लोगों ने यूज़ की नहीं थी, क्योंकि गिलोय की इंडिया में कुछ 6 या 7 स्पीसीज होती हैं, और जो टिनसपुरा कॉर्डिफोलिया है सिर्फ वही एज ए मेडिसिन यूज होती है, बाकी स्पीसीज नहीं होती है। यानी कि नाम गिलोय ही है, लेकिन प्रॉपर्टी में इतना फर्क हो जाता है, और देखने में भी गिलोय की तरह ही लगेगी, पत्ते एक जैसे होते हैं, उसके कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं उनमें, वो पता होना चाहिए। इसलिए एक तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और जब भी प्लांट आपने यूज़ करने हैं तो मेरे हिसाब से तो एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी है, साथ में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो बाद में हमें पता चला था कि वो असली गिलोय नहीं थी, वो टिनोस्पुरा क्रिस्पा थी। और टिनोस्पुरा क्रिस्पा जो है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वो लिवर को थोड़ा डैमेज करती है, क्योंकि जो ऑक्सीडेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्लूटाथायोन का कंटेंट कम करता है लिवर में। तो जड़ी बूटियों की पहचान तो हमारे हनुमान जी को भी करनी कठिन हो गई थी, तो ये इतना भी आसान काम नहीं है। आपको जो सही जानकार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो सही जानकारी रखते हैं, उनसे ही आपको इसका जो रेलेवेंट आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा, अब हम दर्शकों को कुछ सिम्टम्स या डिजीज़ होते हैं, जैसे कि फीवर है, वायरल कुछ डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, दिल की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे नींद ना आना जैसी समस्याएं होती हैं, इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि किन स्पेसिफिक वनस्पतियों से, औषधीय पौधों से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बुखार पर आते हैं। बुखार तो बड़ा कॉमन होता है, बहुत सारे जो सिम्टम होता है बुखार का, अंडरलाइंग जो डिजीज़ होती है, बहुत सारी बीमारियों में बुखार होता है। तो फीवर का सिम्टम क्या होता है, पहले आप ये थोड़ा दर्शकों को बताइए, और फीवर होता क्या है, और फिर इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। फीवर बेसिकली हमारी बॉडी का रिएक्शन है जी। हमारी बॉडी किसी भी चीज़ से जब लड़ना शुरू करती है तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ताकि किसी माइक्रोब को, किसी इन्फेक्शन को वो न्यूट्रलाइज कर सके। वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है न्यूट्रलाइज करने के लिए जी। और नॉर्मली पैरासीटामोल यूज़ होती है एलोपैथी में, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पैरासीटामोल से भी इफ़ेक्टिव हैं। उनमें एक कुटकी है, गिलोय है, कालमेघ है। कालमेघ साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर जो सिद्धा मेडिसिन है उसमें कालमेघ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आयुर्वेदा में कालमेघ तो यूज़ होता है, लेकिन साथ में कुटकी को भी यूज़ करते हैं। तो ये 3 तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक प्लांट्स हैं जिनको हम फीवर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिल है, नीम है, पित्त पापड़ा है, जिनको हम एज एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं जी। अब जैसे वायरल डिजीज़ हैं, तो इनमें कौन सी वनस्पतियाँ यूज़ की जा सकती हैं? इसके एंटीवायरल प्लांट्स पे बहुत रिसर्च हुई है, और बहुत सारी रिसर्च में डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें तुलसी जो है उस एंटीवायरल है, और अभी रिसेंटली प्रूव हो चुका है कि ये तुलसी जो है, इसका जो असेंशियल ऑयल्स हैं वो इवन कोविड वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं। और जिंजर है, मुलट्ठी है, ऑरिगेनो है, जिसको हम लोकली सथरा बोलते हैं। ऑरिगेनो मैंने इसलिए इंग्लिश बोल दिया, तो मैं हिंदी नेम यूज़ कर रहा हूँ। ऑरिगेनो जनरली लोग समझते हैं एक एक्सोटिक प्लांट है।
एग्जॉटिक भी है, यहाँ लोकली वाइल्ड भी होता है। अच्छा। और यहाँ पे लोकली उसको सथरा बोलते हैं हिमाचल में, और उत्तराखंड में उसको केदार तुलसी बोलते हैं। केदार तुलसी ज़्यादातर लोग ऑरिगेनो को पिज़्ज़ा के मसाले की तरह ही पहचानते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा एंटीवायरल प्लांट है। एक यहाँ पे बन अजवैन होती है, बहुत ही अच्छा एंटीवायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। अभी एक रिसर्च हुई थी, वो बोलती है कि जिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक काम ना करे, वहाँ पे उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, बर्न अजवैन, थाइमस के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो भी उसको किल कर देता है। जी। तो इन वनस्पतियों की पहचान क्या आम आदमी कर सकता है? हाँ, इनको पहचाना भी जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो उस केस में आपको एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत प्लांट आइडेंटिफाई कर लिया या गलत प्लांट को यूज़ कर लिया तो फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फाइटोलैका प्लांट है, झलका या झरखा बोलते हैं इसको लोकली, फाइटोलैका, और उसको होम्योपैथी में एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, और यहाँ लोकली उसको साग के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर आप उसका साग खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पालक से भी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। लेकिन क्या होता है कि एक बार वो मिस आइडेंटिफाई हो जाता है प्लांट। वैसे ही पत्तों वाला एक प्लांट होता है यहाँ पे, एट्रोपा अक्यूमिनेटा, वो पॉइजन है। और पीछे कोई 1 साल पहले की बात है, किसी ने झलका की जगह जो है या फाइटोलैका की जगह जो है एट्रोपा खा लिया, और एट्रोपा खा के सारे डेथ बेड पे पहुंच गए, और बाद में अल्टीमेटली पीजीआई ले गए थे उनको। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस आइडेंटिफिकेशन जो है, ये इससे नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इनकी जैसे जो लोग जानकारी रखते हैं, इनके जानकार वैसे कितने लोग हैं, या फिर हम इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को जनमानस में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे अवेयर हो सके? इसका क्या आपको तरीका क्या लगता है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेक्सोनोमिस्ट या एक बॉटनिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है। और मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रिसर्च ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा काम करते हैं। उसमें बॉटनी वाले भी हैं, केमिस्ट्री वाले भी हैं, फार्मेसी वाले भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी हैं, जो कि इनकी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हमेशा एक बॉटनिस्ट की, एक टेक्सोनोमिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, तभी उनको यूज़ करना चाहिए। बाकी थोड़ी जिज्ञासा रखनी चाहिए, अपनी क्यूरियोसिटी अच्छी रखनी चाहिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल यूरिनोजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ की, इनके लिए कौन से औषधीय पौधे हो सकते हैं? इनमें तो सबसे अच्छा जो प्लांट है वो तो अशोका है जी। और लेकिन दुख की बात यह है कि अशोका आज की डेट में बहुत कम मिलता है। तो जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी नकली अशोका डाला हुआ, जो पॉलीएल्थिया, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है जी। हम कई बार बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आज की डेट में जो है इफेक्टिव नहीं है जी। उसका रीजन जो है गलत प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो ज़्यादातर चेक नहीं करते, वो लोकल प्रोक्योरमेंट करते हैं, और जिसने प्रोक्योर किया हुआ, जिसने इकट्ठा किया हुआ ना, वो उनको नॉलेज नहीं होता है। तो जो असली अशोका है उसकी जगह नकली अशोका आजकल बहुत चल रहा है जी। तो अशोका के अलावा जो है पीपल है, बरगद है, लोधरा है, धताकी है, जिनको हम यूरिनोजेनिटल प्रॉब्लम्स, फीमेल की जो गायनी प्रॉब्लम्स है उस केस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं जी। जैसे आप कह रहे हैं कि कमर्शियल सोर्सेज से अगर हम इनको प्रोक्योर करते हैं तो उनमें कई बार क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें थोड़ी उन पर अपना कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रखें, और जो हमारी इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं उसमें बाकायदा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट को ही प्रमोट किया जाए। और दूसरी बात है कि लोगों में ईमानदारी रहनी चाहिए कि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल करेगा तो यू शुड मेक एज सिंसियर एन एफर्ट टू हेल्प देम रिसीव द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे एंटी एलर्जिक होते हैं और एंटी एस्थमेटिक होते हैं, इनमें कौन सी कैटेगरीज आते हैं या कौन से पौधे आते हैं? इसमें एक तो कचूरी है हमारा जी, जो कि एंटी एलर्जिक भी है, एंटी एस्थमेटिक भी है, और एक हमारे यहाँ लोकली बहुत ज़्यादा बिच्छू बूटी होती है जी। और रिसेंटली साइंस ने प्रूव कर दिया हुआ ये बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जिक, एंटी एस्थमेटिक है, और पहले भी इसको गाउट और रूमेटिक पेन में यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वासा की हमने बात की थी, अदुलसा की भी बात की थी, जिसको हम लोकली बसूटी या वांशटी बोलते हैं, तो वो भी एंटी एस्थमेटिक एंड एंटी एलर्जिक प्लांट है जी। इसके अलावा कुछ एक्जॉटिक प्लांट्स हैं जिनको हम एज एंटी एलर्जिक और एंटी एस्थमेटिक प्लांट यूज़ कर सकते हैं, जिनमें सेज है, देन रोजमेरी है, लिवेंडर है, लेमन बाम है, लेमन ग्रास है, ये सारे ही एंटी एलर्जिक भी हैं जी। एंटी अमीबिक में कौन से आते हैं? और एंटी अमीबिक में जैसे कई लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, तो क्या ये सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं किसी अच्छे पौधे से? जो एंटी अमीबिक है
उसके लिए तो एक बहुत इफेक्टिव प्लांट है जो ट्रिनिडाजोल से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है और वो परमानेंट क्योर भी देता है, क्योंकि नॉर्मली जो है अमीबा या जियार्डियासिस जो है या अमीबियासिस जो है कई बार दवाई के बाद सप्रेस हो जाता है लेकिन वो बाद में रीअकर हो जाता है। लेकिन ये कुटज है एक हमारा प्लांट, इंद्रजॉ भी उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसकी जो बार्क है, उसकी बार्क बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि बेसिकली स्टीरॉयडल एल्कलॉइड होते हैं उसमें, जो कि एंटी अमीबिक है और उसका 10 दिन के यूज़ के बाद जो है परमानेंट क्योर है इसमें। इसके अलावा कलौंजी को भी एज एंटी अमीबिक प्लांट यूज़ किया जा सकता है। तो यानी कि ये कुछ पौधों की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो उनको किसी स्पेसिफिक तरह की पैथोलॉजी या डिजीज़ में उपयोगी बनाती है। दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर पौधे की जो प्रॉपर्टी होती है बड़ी विशेष होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर प्लांट में डिफरेंट टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जी, और उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है उसका जो कंटेंट है वो भी वेरी करता है। हो सकता है वो रूट में ज़्यादा हो सकता है वो स्टेम में ज़्यादा हो सकता है वो लीफ में ज़्यादा। जैसे आपने गिलोय की बात की थी, तो एक ही गिलोय की वेराइटीज़ कितनी ज़्यादा हो सकती है, जिनमें उनका जीनस तो सेम होगा लेकिन स्पीशी अलग अलग हो सकती है, तो उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ जाता है उनके उसमें। ये जो डिफरेंसेस हैं वो उनके फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से ही हैं, क्योंकि सब में डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। जी। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जितने फाइटोकेमिकल्स हैं जरूरी नहीं है कि वो यूज़फुल ही हो, पॉइजनस भी हो सकते हैं। और हमने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है कि जो पॉइजन होते हैं भी रेगुलेटेड क्वांटिटी में मेडिसिन होती है जी। एक हमारे यहाँ डिजिटलिस प्लांट होता है और वो हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन वो उसको ना नैनोग्राम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं जी। अदरवाइज वो बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। बिल्कुल, डोज ही डिसाइड करती है कि वो पॉइजन बन जाता है कि औषधि बन जाता है। दर्शकों, यदि आप कोई भी तरह का मेडिसिनल प्लांट उगाना चाहते हैं तो आप उसकी जानकारी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह के मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन संबंधी यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए। तो आजकल के ज़माने में जहाँ वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, कोविड जैसी श्वास संबंधी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं और हर तरह के प्रदूषण ने हम लोगों को हर तरह से घेर रखा है, तो ऐसे में पेड़ पौधों के महत्व को समझना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए। भारतीय परंपरा में तो प्राचीन काल से ही वनस्पतियों की और पेड़ पौधों की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, वट का वृक्ष हो, तुलसी हो और भी अन्य पाजा जैसे बहुत सारे पूजनीय पेड़ पौधे और वृक्ष माने गए हैं। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप दर्शकों को इस संदर्भ में थोड़ा कुछ हिदायत तो नहीं कहूँगी लेकिन अपनी तरफ से कुछ उनको ज़रूर बताएं कि किस तरह से वो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें सामंजस्य बना के रखें और वनस्पतियों और पेड़ पौधों को भी एक अभिन्न हिस्सा प्रकृति का समझ के उनकी प्रेजर्वेशन में उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। मेरा आपके दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि वो अपने घरों के आसपास जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने की कोशिश करें, उनको कंजर्व करने की कोशिश करें और साथ में उनको यूज़ भी करें ताकि उनको स्वास्थ्य लाभ हो सके जी। तो ये थी वनस्पति पौधे जिनमें औषधीय गुण हैं, जड़ी बूटियाँ, उन पर कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बारी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।